ड्रेस भी अच्छी लग रही है, ये वाली भी अच्छी है, सारी ड्रेस अच्छी है, बट ऑर्डर कौन सी करूं? एक काम करती हूँ, ये सभी कर लेती हूँ, मुझ पर तो हर ड्रेस सूट करेगी। साक्षी क्रॉप टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने सोफे पर लेटे हुए ऑनलाइन अपने लिए ड्रेस ऑर्डर कर रही होती है कि तभी साक्षी की मैरिड फ्रेंड आरती उससे मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर साक्षी जल्दी से आरती के गले लग जाती है। तू तो 2 बजे आने वाली थी, 4 बजे आ रही है। पता है मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। यार मैं तो पहले ही आ जाती, लेकिन मेरी सास का कॉल आ गया था। 10 दिन हुए नहीं है मायके आई हुए, और हर रोज कॉल कर देती है कि कब आ रही है कब नहीं। इतने काम पड़े हैं, अब क्या ही बताऊं मैं तुझे। तुझे ही जल्दी पड़ी थी शादी की, अब क्या कर सकते हैं, जो होना था सो हो गया। वैसे तू अभी तक रेडी नहीं हुई है, हमें शॉपिंग के लिए भी चलना था ना। मैं तो रेडी ही हूँ, चल चलते हैं। तूने जिस तरह के कपड़े पहने हैं ना, इसमें सोने जाते हैं, शॉपिंग नहीं। आरती तुझे क्या हो गया है? तो जानती है ना कि मैं शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनती आई हूँ, और वैसे भी बाहर कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं करता ज्यादा ढके हुए कपड़े पहनने का। गर्मी लगती है यार, लेकिन तो क्यों इतना ऊपर से नीचे तक खुद को ढक कर आई है? इतना हैवी सूट, कानों में झुमके, चूड़ियां। अरे यार मायके में हूँ तब मैंने इतने हल्के कपड़े पहने हैं, वरना अगर ससुराल में होती ना तो अभी बदन पर 10 किलो की साड़ी और सर पर 5 किलो का पल्लू होता। क्या कहा? शादी के बाद तू इस तरह रहती है, वो भी इतनी गर्मी में? ओह माय गॉड, तू तो बिल्कुल टीवी सीरियल की बहू बन गई है। एक काम कर, तू मेरे कपड़े पहन ले, वरना मैं तेरे साथ ऐसे नहीं जाने वाली। साक्षी आरती को अपनी टॉप और जीन्स लाकर देती है, जिसे पहनकर अब आरती काफी कंफर्टेबल हो जाती है। और अब साक्षी गाड़ी की चाबी लेती है और आरती के साथ गाड़ी में बैठ एक बड़े से मॉल में जाकर शॉपिंग करने लगती है। दोनों सहेलियां शॉपिंग करने के साथ साथ ठंडा ठंडा जूस, गोलगप्पे, राज कचौड़ी जैसी चीजें खाती हैं। यार सच में कितना कंफर्टेबल लग रहा है इन कपड़ों में। मेरा बस चली ना तो मैं ये गर्मियों में हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनूं। पहनने में तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। मैं तो गर्मियों में जहाँ भी जाती हूँ ना, हमेशा इन्हीं कपड़ों में जाती हूँ। दोनों सहेलियां गर्मियों की ठंडी ठंडी चीज खाते हुए आपस में बात ही कर रही होती हैं कि तभी आरती की नजर एक सुंदर सी ग्रीन कलर की साड़ी पर जाती है, जिसे देखकर अरे साक्षी, वो साड़ी देख कितनी अच्छी लग रही है ना। पता है ऐसी साड़ी मेरे पास है, बस कलर अलग है। लग तो काफी अच्छी लग रही है। शादी के बाद मैं ऐसी साड़ी जरूर पहनूंगी। शादी से याद आया, तेरे और प्रदीप का क्या हुआ? उसने घर पर बात करी? अरे यार हमेशा कहता है कि घर पर बात करूंगा, लेकिन कभी करता ही नहीं। इस बार मैंने उसे वार्निंग दे दी है, अगर इस बार उसने बात नहीं की तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। गर्मी के मौसम में साक्षी को शुरू से ही इसी तरह के ढीले और कंफर्टेबल कपड़े पहनने की आदत थी, जिसमें वो आराम से गर्मी में रहा करती थी। और सिर्फ साक्षी ही क्यों, हमें भी गर्मियों में भी अक्सर इसी तरह के कपड़े पहनना पसंद है। लेकिन हमारे आसपास ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी सोच और रीति रिवाज के चलते अपने घर की बहू को इतनी गर्मी में भी भारी और सर के बक्कल से लेकर पैर के नाखून तक रखने वाले कपड़े पहनाते हैं। अरे ताई जी, पता है आपको वो जौनपुर वाले संजय भाई साहब है ना, उनकी बहू को आए हुए मुश्किल से 2 महीना ही हुआ था, और उसका पड़ोसी के आदमी के साथ चक्कर चल गया। घर में आना जाना लगा रहता था, और अब वो 2 दिन पहले ही उसके साथ भाग गई। संजय भाई साहब की तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब तो घर में बहुएं भी ऐसे कदम उठाने लग गई हैं, इसीलिए कहते हैं कि बहू को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। हमारे घर की बहू तो इन चीजों से कोसों दूर है, ना किसी पराये मर्द के सामने जाती, ना सर से एक पल के लिए भी घूंघट हटाती। ऐसी ही होनी चाहिए बहुएं। अरे बहू की मर्यादा से ही उनके ससुराल की इज्जत रहती है। फिर से इनके मर्यादा का चैप्टर शुरू हुआ। मैं तो इनकी बातें सुन सुनकर पक जाती हूँ। माँ पूरियाँ खत्म हो गई है। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। भाई साहब आपकी प्लेट कब से खाली है, मैं जल्दी से पूरी मंगवाती हूँ। सुधा बहू जरा जल्दी से गर्मा गर्म पूरी ले आओ। पूजा बात को घुमा देती है तो वहीं अपनी सास की बात सुनकर अंदर गर्मी में पसीने से लथपथ होकर सुधा तेल से पूड़ियां छान रही होती है। ये भगवान, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। पूरी साड़ी पसीने से भीग गई है, पल्लू भी नहीं हटा सकती। पूरे शरीर में मिचमिची सी हो रही है, पसीना तो बिल्कुल पानी की तरह बह रहा है। गर्मी में भारी साड़ी पहनकर ऊपर से सिर पर पल्लू रखकर खाना बनाते हुए सुधा की हालत काफी खराब हो रही थी। तो वहीं अब सुधा घूंघट करके बाहर सभी मेहमानों को पूड़ियां परोसने लगती है। अरे जब भी आपकी बहू को देखता हूँ ना तो खुश हो जाता हूँ। बहू के घूंघट से ही उसका संस्कारपन लगता है।
सुधा के घूंघट करने की वजह से घर आए सभी मेहमान उसके संस्कारों का भी पता लगा लेते हैं। तो वहीं घूंघट ओढ़े सुधा जो अंदर ही अंदर गर्मी से परेशान हो रही थी। ये सब तो यहाँ इस तरफ बैठे हैं और उधर एसी चल रहा है। एक काम करती हूँ, 5 मिनट जाकर एसी के सामने बैठ जाती हूँ, थोड़ी राहत तो मिलेगी। घूंघट ओढ़े सुधा एसी के सामने बैठ जाती है और जैसे ही संगीता की नजर सुधा पर पड़ती है तो फौरन उसके पास आती है और धीरे से, अरे तो यहाँ क्यों बैठी है? मेहमानों की नजर तुझ पर पड़े इससे पहले चली जा। घर की बहुएं मेहमानों के सामने नहीं बैठती हैं इस तरह। माँ जी, किचन में बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, बस 5 मिनट बैठने दीजिए ना। तो 5 मिनट नहीं 5 घंटे बैठ जाइयो, लेकिन मेहमानों के सामने नहीं। अच्छे घर की बहुएं इस तरह मेहमानों के सामने नहीं बैठती हैं। संगीता की ऐसी बातें सुनकर बेचारी सुधा अब किचन में जाती है। तो वहीं सुधा की हालत उसकी दोनों नंद पूजा और संध्या समझ जाते हैं और अब वो भी जल्दी से खाना खत्म करके सीधा किचन में आती है। अरे संध्या, पूजा, तुम दोनों यहाँ? कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देती। अभी कुछ नहीं चाहिए हमें, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। देखिए कितना पसीना आ रहा है आपको। अब आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना देती हूँ। पूजा जल्दी से नींबू निकालती है और ठंडा ठंडा नींबू बनाकर सुधा को देती है, जिसे पीकर उसे थोड़ा सपोर्ट मिलता है। अब जाकर थोड़ी राहत मिली है गर्मी में, वरना पहले तो बुरा हाल हो रहा था। हमारे घर वाले भी कितने अजीब हैं कि घर की बेटियों को तो उनकी मर्जी के कपड़े पहनने की छूट है, लेकिन बहू को नहीं। भाभी को देखकर तो कभी कभी मुझे भी गर्मी लगने लगती है। रोज साड़ी, सर पर पल्लू और मेहमानों के सामने तो घूंघट भी करो, ऊपर से इतनी सारी चूड़ियां, ज्वेलरी। भाभी, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो कब का पागल हो जाती। सुधा के ससुराल वालों की सोच थोड़ी पुराने जमाने की थी, लेकिन वहीं सुधा की दोनों नंद हमेशा उसके सपोर्ट में ही रहा करती थी। इसी तरह समय गुजरता रहता है और आज साक्षी अपने बॉयफ्रेंड प्रदीप से एक कैफे में मिलती है। दरअसल प्रदीप कोई और नहीं बल्कि सुधा का ही देवर था, जो इस तरह की फैमिली की सोच के बावजूद भी साक्षी से प्यार कर बैठा था। प्रदीप, तुम अपनी फैमिली में मेरे बारे में बात करोगे या नहीं? देखो, मेरी फैमिली रिश्ते देखने शुरू कर चुकी है। जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे बारे में घर पर नहीं बता सकती। तुम्हें पता तो है कि हमारी फैमिली कैसी सोच रखती है। मुझे तो डर लगता है कि उनसे बात करते हुए और एक पल को वो मान भी गई तो क्या तुम मेरी फैमिली में एडजस्ट कर पाओगी? पहनावे से लेकर हर चीज में मेरी फैमिली की सोच काफी अलग है। मैं समझ सकती हूँ प्रदीप, हम बड़ों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उनके हिसाब से ढलने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो साक्षी। मैं आज ही घर वालों से बात करता हूँ, बस भगवान से प्रार्थना करना कि वो मान जाएं। साक्षी से मिल प्रदीप अब घर आता है और डरते डरते भगवान का नाम लेते हुए अपने घर वालों को साक्षी के बारे में बता देता है, जिसे देखकर, अरे तो आप हमारे घर में उल्टी गंगा बहेगी? हैं? अरे पूरे खानदान में अभी तक किसी ने लव मैरिज नहीं करी और तूने सोच कैसे लिया कि हम तेरी लव मैरिज करवा देंगे? और ये लव मैरिज वाली लड़कियों से प्यार मोहब्बत ही कर सकती है, घर गृहस्थी की समझ नहीं इन्हें। पहले उसे एक बार मिल तो लीजिए, बिना मिले आप उसे कैसे जज कर सकते हैं? माँ जी, अगर प्रदीप इतना कह रहा है तो एक बार मिलने में क्या बुराई है? मिल लीजिए, और अगर फिर भी पसंद ना आए तो बात अलग है। बहू, आज तो तूने हम बड़ों के बीच में बोल दिया, आइंदा बोलने की हिम्मत भी मत करियो। घर की बहू को हमने इतना हक नहीं दिया है कि वो बड़ों के सामने जुबान खोले, समझी? और तू भी सुन ले छोरे, उस लड़की का सपना देखना भूल जा, वरना किसी भी गांव की लड़की से तेरा ब्याह करवा दूंगी, समझा? पहनावे में ही नहीं बल्कि कई सारी चीजों में सुधा को हर रोज अपने ससुराल वालों से ऐसी ताने भरी बात सुनने को मिलती थी। प्रदीप भी गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे 1-2 दिन गुजरते हैं और आज कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सुधा को नींद नहीं आती और वो बार बार करवट बदलने लगती है। क्या दिक्कत हो रही है? बार बार हिल रही हो, सोने दो मुझे। सॉरी, सो जाइए आराम से। इन भारी साड़ियों में काम करना ही नहीं बल्कि सोना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। ये तो आराम से खर्राटे मार रहे हैं, लेकिन मेरी नींद का क्या? रात को पहनने के लिए भी सुधा के पास हल्के कपड़े नहीं थे, जिसके चलते आए दिन उसे साड़ियों में सोना पड़ता। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता है और आज साक्षी के लिए एक रिश्ता आता है, जिससे परेशान होकर वो प्रदीप को कॉल कर ही सुनाने लगती है। प्रदीप, कल मुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। ये मेरी आखिरी कॉल है तुम्हें, आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। फिर अपने घर वालों से बात करो, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का समय है। इतना कहकर साक्षी कॉल कट कर देती है। प्रदीप साक्षी को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था, इसलिए आज वो फिर से अपने घर वालों से बात करता है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं मेरी बात को? इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, तब जाकर सुकून मिलेगा आपको।
अरे कुछ भी कर ले, लेकिन हम तेरी लव मैरिज नहीं होने देंगे, समझा तू? ठीक है, अगर मेरी साक्षी से शादी नहीं हुई ना तो इस घर में सीधा मेरी अर्थी उठेगी। प्रदीप गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तो वहीं ये सब देखकर संध्या और पूजा काफी ज्यादा परेशान होती हैं और अब दोनों बहनें अपना दिमाग चलाते हुए। माँ, मेरे ख्याल से आपको भैया की बात मान लेनी चाहिए। पता है, कुछ दिन पहले मैं एक ऐसी खबर सुन चुकी हूँ, जब घर वाले नहीं माने तो लड़के ने पंखे से फांसी लगा ली। ये क्या कह रही है तू? ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। जवान खून है, कहीं कुछ उल्टा कदम उठा लिया तो? संध्या की बातें सभी के दिलों में शक पैदा कर देती हैं, जिससे परेशान होकर अब सभी न चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और आज साक्षी अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग के लिए एक मॉल में आती है। ये देखिए मैडम, शादी के बाद पहनने के लिए नई डिजाइन के सूट हैं ये। सूट तो काफी अच्छे हैं, लेकिन भैया ये थोड़े हैवी हैं। आपको कुछ हल्के में दिखाइए ना, कुछ फ्रॉक टाइप में। साक्षी अपनी माँ के साथ शॉपिंग कर ही रही होती है कि तभी उसी मॉल में यामिनी अपनी बहू संगीता, सुधा और दोनों पोतियों के साथ साक्षी के लिए शादी का जोड़ा खरीदने के लिए आती है। और जैसे ही साक्षी उन्हें देखती है तो अपनी दादी सास और सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। पता होता कि आप भी आ रहे हैं तो साथ में ही आ जाते। वो शादी के बाद पहनने के लिए मैं इसे थोड़े कपड़े दिलवाने के लिए आई थी। और हम साक्षी के लिए उसकी शादी का जोड़ा खरीदने आए थे। वैसे समधन जी, आपकी अपनी बेटी को इतने हल्के सूट दिलवा रही हैं शादी के बाद पहनने के लिए। पहली बात, हमारे यहाँ बहुएं सूट नहीं पहनती, साड़ियाँ ही पहनती हैं, वो भी इतनी हल्की नहीं। थोड़ी भारी साड़ी दिलवाइए जिससे लगे तो सही कि हमारे खानदान की बहू है। यामिनी की बात अनुराधा और साक्षी दोनों को ही थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो दोनों उससे कुछ नहीं कहती। तो वहीं अब थोड़ी देर में यामिनी एक के बाद एक शादी के जोड़े निकलवा रही थी। ये भी कोई शादी के जोड़े हैं? कितना हल्का रंग है, इनका थोड़ा गहरा रंग दिखाओ। अरे कैसे ब्लाउज है, कोई यहाँ से कटा है, कोई वहां से कटा है। अरे थोड़ा शरीर को ढकने वाला जोड़ा दिखाओ। अरे बेटा, आजकल तो इसी तरह की शादी के जोड़े चलते हैं और तुझे भी तो यही सब पसंद है। लेकिन तेरी दादी सास तो बिल्कुल पुराने जमाने की शादी की जोड़े ले रही है। आप रहने तो, इन्हें जैसा लहंगा पसंद आ रहा है मैं वही पहन लूंगी। सिर्फ कुछ घंटे की ही तो बात है। वैसे ही इनका परिवार इतनी मुश्किल से माना है, कहीं हम कुछ बोले और बात भी कट जाए। साक्षी रिश्ते में किसी भी तरह की खराबी नहीं चाहती थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। यामिनी के पुराने डिजाइन के पसंद किए हुए लहंगे को ही देखकर खुश हो जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता है और आज आखिरकार साक्षी और प्रदीप की शादी हो जाती है और आज साक्षी का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। हे भगवान, ये साड़ी तो देखने से ज्यादा पहनने में भारी है। मेरी तो कमर ही दुख गई, लेकिन अब इसी तरह रहना पड़ेगा। साक्षी, चलो जल्दी से पल्लू कर लेती हूँ। अपनी जेठानी की तरह ही साक्षी साड़ी पहनकर पल्लू रखकर अब जल्दी से नीचे रसोई में आती है, जहाँ पहले से ही उसकी जेठानी मौजूद होती है। अरे साक्षी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना? मैंने सारी तैयारी कर दी है और परेशान मत होना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। मेरी जेठानी तो सच में काफी बढ़िया है, वरना मैं तो सोचती थी कि जिस तरह टीवी सीरियल में जेठानी देवरानी की परेशान करती है, आप भी ऐसा ही करेंगी। साक्षी की बात सुनकर सुधा हंसने लगती है, जिसके बाद अब साक्षी सुधा की मदद लेते हुए किचन में खाना बनाना शुरू कर देती है। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही साक्षी साड़ी से परेशान होकर पसीने से लथपथ हो जाती है और इसी इरिटेशन के चलते साक्षी गर्मा गर्म कढ़ाई से अपना हाथ भी जला लेती है। मेरा हाथ, ऐसे तो मैं खाना ही नहीं बना पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं साक्षी, होता है, मैं खाना बना देती हूँ। तुम बस उसमें नमक डाल देना, हो जाएगा तुम्हारी पहली रसोई की रस्म। साक्षी किचन में एक जगह खड़ी हो जाती है और देखती है कि कैसे उसकी जेठानी इतनी गर्मी में भी पसीने से लथपथ होकर खाना बना रही है। भाभी, आपको कितना पसीना आ रहा है, इसमें आपको इरिटेशन नहीं हो रही है क्या? हाँ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, घर के रीति रिवाजों को फॉलो करना ही पड़ता है ना। सुधा अब सारा खाना बना देती है और आखिर में साक्षी नमक डालकर करछी से सब्जी घुमा देती है। और अब जब सब नई बहू की पहली रसोई का खाना खाते हैं तो खाना तो काफी बढ़िया बनाया है और तुम्हारा पहनावा भी मुझे अच्छा लगा, वरना मैं तो सोच रही थी कि लव मैरिज वाली बहू है तो जीन्स टॉप में ही आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह का पहनावा रखना हमेशा अपना। बहू के अच्छे पहनावे से ही उसके संस्कार दिखते हैं। यामिनी की ऐसी बातें साक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन अब वो कर ही क्या सकती थी। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज साक्षी हॉल में झाड़ू लगा रही थी। तभी गर्मी की वजह से साक्षी को पसीना आना शुरू हो जाता है और वो इरिटेशन में गलती से अपना पेट टेबल पर मार लेती है। भाभी, इस तरह के पहनावे में तो मैं कभी भी काम नहीं कर सकती।
कोई बात नहीं साक्षी, तुम्हें आदत नहीं है ना, तुम बैठ जाओ, झाड़ू में लगा देती हूँ। सुधा अपने देवरानी के हिस्से की झाड़ू भी लगाने लगती है कि तभी वहां संगीता आ जाती है और सुधा को झाड़ू लगाता देखकर। झाड़ू लगाने का काम तो साक्षी बहू का है ना, फिर तू क्यों झाड़ू लगा रही है? माँ जी, साक्षी को इस तरह के कपड़ों की आदत नहीं है ना, इसलिए उसे काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी उसकी। काम करेगी तो ही तो आदत बनेगी, और इतना प्यार लुटाने की कोई जरूरत नहीं है देवरानी पर। और तू भी सुन ले साक्षी बहू, पहनावा तो तेरा हमेशा यही रहेगा। ये मत सोच कि इस तरह का नाटक करेगी तो तुझे कपड़ों की छूट मिल जाएगी। मैं तो पहले से ही सोच कर आई थी कि अपने ससुराल वालों के पहनावे के हिसाब से चलूंगी, लेकिन ये लोग तो मुझ पर अब चीजें थोपने लगे हैं। अरे सूट वगैरह में क्या बुराई है जो मैं नहीं पहन सकती? एक तो इतनी भारी साड़ी, ऊपर से ये पल्लू। साक्षी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उस वक्त चुप रहती है। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। रात का वक्त होता है।